जी, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पर्पस में हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तीन तरह की कॉस्ट होती हैं मेन: प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। जी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं, सबको पता है। प्रोडक्शन कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं? तीन एलिमेंट्स: डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच कॉस्ट। बाकी तमाम चैप्टर में तो एफओएच अलहदा लेके चलेंगे, वेरिएबल अलहदा, फिक्स अलहदा। इस चैप्टर में हम ओवरहेड्स के चैप्टर में फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड्स को इकट्ठा ही लेके चलेंगे, ठीक है। सिर्फ ये एक चैप्टर है जहां पर एफओएच इकट्ठे या जिस सवाल में इकट्ठे दे दे। अगर हमारे पे छोड़ दे तो हमारी कोशिश होती है कि हम वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच को सेपरेट करके चलें। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, अच्छा, ये जो एफओएच कॉस्ट है, इसका दूसरा नाम होता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉस्ट। समझ आ रही है? प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, इन दोनों को नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहते हैं। इन दोनों को, या जो भी इधर है, अगर फाइनेंस कॉस्ट भी है तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, ठीक। हमारा वास्ता वैसे इस चैप्टर में प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट से ज्यादा है, लेकिन नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आ जाए तो कोई इतना मसला नहीं है। जो काम आपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स के साथ करना है, वही काम आपने नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स के साथ भी परफॉर्म करना है। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, याद रखिएगा, ये फैक्ट्री की वो कॉस्ट है जो हर प्रोडक्ट की स्पेसिफिक होती है। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट है। हर प्रोडक्ट की ये सेपरेट होती है। जी, जी जनाब, मैं क्या बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वो स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट है, होती है। इसका मतलब यह है कि हर प्रोडक्ट का डायरेक्ट मटेरियल अपना स्पेसिफिक अलग अलग होता है। हर प्रोडक्ट को बनाने वाले जो लेबर है वो, अगर आपकी फैक्ट्री में तीन तरह की कुर्सियां बन रही हैं, लकड़ी की, प्लास्टिक की और ऑफिस की एग्जेक्टिव चेयर, ये प्लास्टिक वाली कुर्सियां, लकड़ी की, प्योर लकड़ी की, स्कूल वगैरह के लिए, और ऑफिस एग्जेक्टिव चेयर्स अगर बन रही हैं, तो तीनों का मटेरियल अलग होगा। तीनों को बनाने वाली जो लेबर है, तीनों को बनाने वाली जो मशीन इक्विपमेंट इस्तेमाल करने वाले वर्कर हैं, वो फर्क होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? तो डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिक। लेकिन ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, ये पूरी फैक्ट्री के कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। फैक्ट्री के क्या होते हैं? कॉमन एक्सपेंसेस का मतलब ये किसी एक प्रोडक्ट के लिए नहीं होते, ये खर्चा पूरी फैक्ट्री के लिए हो रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर फैक्ट्री का रेंट आपने पे किया है। अब उस रेंट का एडवांटेज प्रोडक्ट ए भी ले रही है, बी भी ले रही है और सी भी ले रही है। अच्छा जी, तो ये जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, ये कॉम फैक्ट्री के कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने कहा फैक्ट्री का रेंट है,
आपकी फैक्ट्री में अगर 5 प्रोडक्ट बन रही हैं तो वो किसी एक प्रोडक्ट के लिए रेंट नहीं दिया गया, वो पूरी फैक्ट्री में बन रही हैं, पांचों प्रोडक्ट फैक्ट्री से फायदा उठा रही हैं, पांचों प्रोडक्ट में वो फैक्ट्री में उनके लिए काम किया जा रहा है। क्या बात समझ आ रही है? या तो ऐसा हो 4 प्रोडक्ट हो जो फैक्ट्री में बन रही हो, एक प्रोडक्ट ऐसी हो जो फैक्ट्री में नहीं बन रही, बल्कि आप वो खरीद के बेचते हैं, फटाफट आती है, बिक जाती है ऑनलाइन ही। ऐसे केस में वो पांचवी प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री का फायदा नहीं उठा रही, वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रही, यानी वो आप सिर्फ बाय करते हो और सेल कर देते हैं। तो ऐसे केस में फिर आपका ये जो कॉमन फैक्ट्री एक्सपेंस होता है, इसको तमाम प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी हर प्रोडक्ट ने इस कॉमन एक्सपेंस का क्या लेना है, एक फेयर पोर्शन बर्दाश्त करना है। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट में 3 चीजें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तीसरी चीज क्या है, पूरी फैक्ट्री करंट एक ही प्रोडक्ट में शामिल नहीं कर देना। समझ आ रही है? पूरी फैक्ट्री करंट जब एफ को शामिल करेंगे, पूरी फैक्ट्री करंट एक ही प्रोडक्ट में शामिल नहीं कर देना। अगर आपकी 3 प्रोडक्ट बन रही है तो आपने तीनों प्रोडक्ट में फेयर बेसिस पर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस डिस्ट्रीब्यूट करने को कहते हैं एफओएच एलोकेशन। क्या कहते हैं उसको? एफओएच एब्जॉर्ब्ड भी कहते हैं उसको। एब्जॉर्ब मीन डिस्ट्रीब्यूटेड, एब्जॉर्ब मीन डिस्ट्रीब्यूटेड एफओएच। याद रखिएगा कि आपके पूरी फैक्ट्री के एफओएच किसी एक प्रोडक्ट में, किसी एक ऑर्डर में, किसी एक डिपार्टमेंट में शामिल नहीं किए जाते, बल्कि आप अपने पूरे फैक्ट्री के जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं, इनको तमाम प्रोडक्ट्स में, तमाम ऑर्डर्स में, तमाम कस्टमर्स में, तमाम क्या नाम है डिपार्टमेंट्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो फैक्ट्री ओवर एक्सपेंसेस होते हैं ये कॉमन है, इनकी आपको क्या करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को एलोकेशन भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को अपोर्शनमेंट भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को ही अप्लाइड करना भी कहते हैं। कि यानी हम अपनी फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट करके, अप्लाई करके, एब्जॉर्ब करके, अपोर्शन करके, तकसीम करके लिखेंगे। नहीं समझ आ रही? हाँ जी, समाजी फासला तो रखा ही नहीं आपने, नाल वाले बंदे नाल बैठे। हाँ की कर दे हो, खुद ही कॉल आ गई थी। अच्छा चले, तो ये फैक्ट्री के कॉमन एक्सपेंसेस को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। क्या आप मेरी बात समझे? अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि फैक्ट्री में 3 तरह की चेयर्स या 3 तरह की प्रोडक्ट बनती हैं, तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी, ये हर प्रोडक्ट की हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे और रेडीली अवेलेबल होगी। वो कैसे निकालते हैं हमें पता है, मटेरियल की प्राइस पर यूनिट पर केजी इनटू मटेरियल की क्वांटिटी पर यूनिट, सबको पता है। लेबर कॉस्ट भी आप निकाल सकते हैं हर प्रोडक्ट की बड़े आराम से रेडीली। उसके लिए आपको लेबर का वेजेस रेट पर आवर दिया होगा और इनटू क्या करेंगे, मसला जो पड़ेगा वो पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स का। फैक्ट्री ओवरहेड जो कॉस्ट है पर यूनिट, ये प्रोडक्ट वाइज नहीं, ये टोटल में अवेलेबल होती है। इसको प्रोडक्ट्स में क्या करना पड़ता है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक रेट निकालना पड़ता है जिसको कहते हैं एफओएच अप्लाइड रेट। क्या निकालना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? एक रेट की जरूरत पड़ती है। रेट की मदद से हमारी पूरी अकाउंटिंग में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेट होंगे। जब भी आपने किसी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि रेट हो गई, या वो रेट परसेंटेज में होगा, या वो रेट पर यूनिट होगा, या वो रेट पर आवर होगा, या वो पर मशीन, यानी वो रेट टोटल में नहीं होगा, रेट पर पे होगा, या परसेंटेज, या पर यूनिट, या पर लेबर आवर, या वो रेट रुपीज में होगा पर मशीन आवर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो हमारा इस चैप्टर में मकसद क्या है, इतनी लंबी स्टोरी बताने का मकसद आपको सिर्फ एक चीज बताना है कि हम इस चैप्टर में क्या करेंगे। हम इस चैप्टर में बेटा करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स कॉस्ट। क्या सीखेंगे? कभी आप उसको प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, कभी आप उसको डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, कभी आप उसको एक ऑर्डर बना रहे होंगे तो ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहे होंगे, कभी आपको कस्टमर वाइज डाटा दिया होगा तो कस्टमर में कर रहे होंगे, कभी आपको एक्टिविटीज का डाटा दिया होगा तो आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। यानी सारे चैप्टर में आपने मैथ की तरह तकसीम ही करी जाने हैं। जैसे ईद पे हम ईदी तकसीम करते हैं बड़े
और छोटे ईदी रिसीव करते हैं, ऐसे ही इदारा खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोडक्ट्स में। बात समझ आ रही है? तो इस पूरे चैप्टर में आपने क्या सीखना है? जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब जिसका कैलकुलेटर अच्छा है, अच्छे का मतलब खूबसूरत नहीं, कानून चलाना भी आंदा हुए, जिसका कैलकुलेटर अच्छा है वो ये चैप्टर आराम से कर लेगा। जिसका कैलकुलेटर थक्कड़ है, जिसको कैलकुलेशन ही नहीं आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। समझ आ रही है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड हमारे इस चैप्टर का मकसद है। उम्मीद है मैंने आपको ये थीम दे दिया होगा कि जो कॉमन फैक्ट्री का एक्सपेंस है, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, जैसे फैक्ट्री का बिजली का बिल है, जैसे फैक्ट्री में प्लांट की डेप्रिसिएशन है। मसलन अगर हमारे प्लांट पे मार्कर बनते हैं तो ब्लैक मार्कर भी बनते हैं, ब्लू मार्कर भी बनते हैं, रेड भी बनते हैं एक ही प्लांट पे, लेकिन बिकते ज्यादा ब्लैक है। ब्लैक और ब्लू सबसे ज्यादा बिकते हैं, बाकी रेड हो गया, ग्रीन, ग्रीन भी मिलता है, वो क्वांटिटी में कम बिकते हैं। तो इदारा अगर उस प्लांट की डेप्रिसिएशन जिसपे ये चारों मार्कर बन रहे हैं, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो हर मार्कर के हिस्से में आएगा। किसी के हिस्से में ज्यादा वो खर्चा आ जाएगा, किसी के हिस्से में, तो वो जो प्लांट की डेप्रिसिएशन है वो भी तमाम मार्कर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। प्लांट को मुरम्मत करने का खर्चा है वो भी सारे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्लांट पे जो फ्यूल कंज्यूम होता है, फ्यूल वो क्या कहते हैं उसको, जो डीजल ऑयल या बिजली या जो भी, कोयले से भी चलते हैं कुछ प्लांट, तो वो भी आपका तमाम चारों मार्कर में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट किस बेस पे करना है वो एक अलग बहस है, वो अलग इसके अंदर फर्दर डिटेल सीखेंगे आप। लेकिन आपने डिस्ट्रीब्यूशन सीखनी है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? क्या मकसद है इस चैप्टर का? जब तक आपको चैप्टर का मकसद नहीं ना पता तो आप पागलों की तरह सवाल कर रहे हैं। तो हर चैप्टर का मकसद पहले याद करें कि इस चैप्टर का मकसद क्या। उस्ताद मोहतरम ने पहले दिन हमें क्या सिखाया था कि इस पूरे चैप्टर का अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव एक ही है, ताकि फिर आप जब सवाल हिल के भी आए, उल्टा सीधा सवाल भी आ जाए, तो आपके दिमाग में ये असूल चल रहा हो कि यार मैंने करनी तो डिस्ट्रीब्यूशन ही है, तो मैं सवाल में से कोई ऐसी बेस ढूंढूं जो लॉजिकल हो, जो इस मेरे सवाल में फिट हो रही हो, तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन गलत भी हो सकती है, लेकिन सारा सवाल गलत नहीं होगा। जो एक आधी गलत होगी आपसे, उसके नंबर आपके कट जाएंगे, बाकी सवाल के नंबर मिल जाएंगे। तो लास्ट अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, और लास्ट अटेम्प्ट में इसमें से जो क्वेश्चन आया मेरा ख्याल है 8 या 9 8 नंबर का था, और उस 8 में से 6 से 7 नंबर तो गारंटेड थे। एक नंबर या 2 नंबर ऐसे थे जो आखिरी एक लाइन लिखी थी वो बड़ी मुश्किल से थी, अजीब सी, समझ नहीं आ रही, बड़ी और इंग्लिश ये लिखी ऐसी थी कि बच्चा कहता है ये लाइन समझा दे। मैंने टेस्ट दिया ना अभी क्लास को, पुरानी प्री रिजल्ट, उन्होंने भी कहा सर ये लाइन समझा दे, बाकी सवाल तो आसान था। तो मैं कहा पॉइंट ही एक कोई लाइन सी पॉइंट, तो इसका मतलब है वो जो पॉइंट एक लाइन है उसके नंबर तो कट गए, और उसके 1 या 2 नंबर चलो कट गए, तो 6 नंबर तो फिर भी मिल गए। तो हर सवाल में 50% से ज्यादा नंबर आपने स्कोर कर लिए हैं, तो सुकून में रहें। 8 में से कितने नंबर लेना हमारा ऑब्जेक्टिव है? 4 5। अगर आपके 6 नंबर भी आ गए तो इतना कौन सा तूफान है। परफेक्शन पे नहीं जाना इस सब्जेक्ट में, आपने एक सवाल में मेजर नंबर लेने हैं। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो फिर कोई अगला सवाल। चले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स अब हमने करनी है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको रेट की जरूरत पड़ेगी। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? रेट की। तो रेट एफओएच का अप्लाइड रेट, 3 तरह का रेट सिस्टम है, 3 तरह का रेट सिस्टम है। सिंगल एफओएच अप्लाइड रेट सिस्टम। सिंगल, पूरी फैक्ट्री के लिए एक ही रेट होगा, तमाम एफओएच के लिए। पूरी फैक्ट्री में तमाम एफओएच के लिए, तमाम एफओएच को इकट्ठा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक ही रेट होगा। समझ आ रही है? एक ही रेट होगा, उसको कहेंगे सिंगल एफओएच अप्लाइड रेट सिस्टम, या प्लांट वाइड रेट भी कहते हैं इसको, या इसको ब्लैंकेट रेट भी कहते हैं। इसमें आप डिपार्टमेंट वाइज नहीं निकालेंगे, इसमें आप पूरी फैक्ट्री का रेट निकलेगा। उसके बाद एक होता है डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, आता यही है ज्यादातर, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम। और तीसरा एक्टिविटी वाइज रेट सिस्टम। तो पूरी दुनिया में 3 ही सिस्टम है, यानी 3 तरह के रेट हो सकते हैं, चौथा कोई नहीं है रेट। 3 रेट हो सकते हैं, चौथा अगर आप निकालेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। या सिंगल रेट होगा पूरी फैक्ट्री के लिए, या डिपार्टमेंट वाइज होगा, या तीसरा क्या होगा, ना सिंगल ना डिपार्टमेंट वाइज बल्कि एक्टिविटी वाइज। मसलन एक्टिविटी वाइज क्या चीज है?
डिपार्टमेंट ए के लिए भी मटेरियल परचेज होता है, डिपार्टमेंट बी के लिए भी मटेरियल परचेज होता है, डिपार्टमेंट सी के लिए। इसका मतलब है पूरी फैक्ट्री में परचेजिंग की एक्टिविटी होती है, और परचेजिंग की एक्टिविटी के लिए आपको बार बार सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। तो फिर आप डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय परचेजिंग एक्टिविटी एक एक्टिविटी है, ये देखेंगे साल में कितनी दफा ऑर्डरिंग परफॉर्म होती है, साल में इंस्पेक्शन कितनी दफा परफॉर्म होती है फैक्ट्री में, साल में क्या नाम है आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग कितनी दफा होती है, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ओवरहेड्स को एक्टिविटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पर यानी रेट एक्टिविटी वाइज होगा, यहाँ रेट डिपार्टमेंटल होगा। अच्छा, इन दोनों में याद रखिएगा जो रेट होगा वो सिंगल नहीं होगा, एक से ज्यादा रेट्स होंगे, इधर भी एक से ज्यादा, इधर भी एक से ज्यादा, सिंगल रेट ये वाला सिस्टम है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी एफओएच को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें रेट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? क्या रेट सिंगल लेना है या मल्टीपल लेने हैं? अगर मल्टीपल भी लेने हैं तो वो मल्टीपल डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकते हैं, वो मल्टीपल नहीं समझ आ रही? चले अब सिंगल रेट सिस्टम पे आ जाएंगे। तो सिंगल रेट सिस्टम में क्या होता है? सिंगल रेट सिस्टम में हम रेट कैसे निकालते हैं और क्या तरीका होता है? तो याद रखें, आपने इस पूरे चैप्टर में ये 3 टाइम पॉइंट्स याद रखने, 3 टाइम पॉइंट्स, एक स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एक ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, और तीसरा क्या है? एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जी, मेरा आपसे एक सवाल है कॉमन सेंस बेस। पूरे साल में जो आपने प्रोडक्ट्स बनानी है, पूरे साल में या पूरे महीने में जो भी प्रोडक्ट आपने बनानी है, वो साल के शुरू वाले दिन सारी बन जाएंगी, या वो साल के आखिरी दिन सारी बनेंगी, या इवनली थोड़ी थोड़ी करके मैन्युफैक्चर होगी? आपका क्या कहना है? जो आपने पूरे महीने में प्रोडक्ट्स बनानी है, मतलब प्रोडक्ट ए के यूनिट बनाने हैं या मार्कर बनाने हैं, काले नीले हरे मार्कर, तो क्या आप साल के पहले दिन सारे बना लेंगे, या साल के एंड वाले दिन सारे बनाएंगे, या साथ साथ बनाएंगे? साथ साथ बनाई जाएंगे, बेची जाएंगे, बनाई जाएंगे, बेची जाएंगे। इसको कहते हैं इवनली बेसिस पे प्रोडक्शन होना। इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्ट्स ने मैन्युफैक्चर होना है, ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्ट्स ने क्या होना है? जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगी तो आपको पता है प्रोडक्ट कॉस्ट में 3 चीजें आएंगी। तीसरी चीज क्या आनी है? लेकिन एफओएच लिखने के लिए आपको, अब एफओएच लिखने के लिए आपके पास एफओएच डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए होंगे। आपको क्या चाहिए होंगे? मसलन अगर ये 3 प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो तीनों का डायरेक्ट मटेरियल लेबर तो होगा, लेकिन जब मसला एफओएच का आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। क्या वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड दिए फिर तो कहानी खत्म इस चैप्टर की। वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको मैंने अभी बताया था क्या चाहिए आपको। तो दुनिया के तो तमाम कॉस्ट अकाउंटेंट कहते हैं कि जब आपने प्रोडक्ट बनानी है तब रेट ना निकालो, बल्कि अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे ही रेट निकाल लो, ताकि साल के दौरान जब चीज प्रोडक्ट बने उस रेट की बेस पर उसमें एफओ आपको इंतजार ना करना पड़े। जब प्रोडक्ट बने, जितनी बनी है, कम बनी है, ज्यादा बनी है, रेट की मदद से उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट में एफओ इंक्लूड, एब्जॉर्ब कहते हैं इसको। जब प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लेना तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेट होना चाहिए। रेट कब निकालेंगे? तो यहाँ स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे सिंगल एफओएच का अप्लाइड रेट निकाल लेंगे। और आप जब निकालेंगे तो क्योंकि ये प्रोडक्शन से पहले निकाला जा रहा है, प्रोडक्ट नहीं बन रही अभी, तो ये हमेशा बजटेड या एस्टिमेटेड डेटे से निकलेगा। किस डेटे से निकलेगा? बजटेड या एस्टिमेटेड। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? एफओएच का जो सिंगल अप्लाइड रेट है, बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट, पूरी फैक्ट्री की एफओएच कॉस्ट लिखनी है और डिवाइडेड बाय पूरी फैक्ट्री की नीचे कोई बेस लेनी है जो आपके इदारे में सूटेबल है। ये बेस बताएगा, वो सवाल में ये बेस बताएगा। नहीं समझ आ रही? भाईजान बताएं जो क्लास में बैठे हैं, रेट कब निकालना है? दरमियान में क्यों नहीं निकालना? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल रहे होंगे तब आपको रेट निकालने बैठ जाएंगे तो टाइम का वेस्टेज है। और आपके पास एक वक्त में एक प्रोडक्ट या एक काम तो नहीं होता, बहुत से काम कॉस्ट अकाउंटेंट को करने पड़ते हैं। तो वो पूरे साल में जो भी रेट इस्तेमाल होना है वो कब निकाल लेगा? साल के शुरू में कि भाई सानू जो रेट की लोड़ पैगी असी यही वाला रेट यूज करना।
ये रेट आपको फैसिलिटेट करता है टू डिस्ट्रीब्यूट योर ओवरहेड कॉस्ट। नहीं समझ आ रही? नहीं भी आ रही होती तो आवाज लगा देते हैं। आ रही है जी खातून? क्या कह रहा हूँ मैं भला? ये आपको बातें समझ आ रही है? चलो, आपको समझ आ रही है बेटा? जो जिन्होंने पेपर देना है अभी, ये खातून बेटा, आपका पेपर हो गया? कल है या छुट्टी मारनी सी? आप पास हैं इंशाल्लाह, लेकिन खुशी खुशी में गल ना कराना है। आपकी सीरियसनेस बता रही है इंशाल्लाह पास हैं जी, क्योंकि उन्हें पता है शायद आज चैप्टर नया शुरू होने का, क्लास ही छटनी है। बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल एक्टिविटी लेवल। एफओएच कॉस्ट पूरी फैक्ट्री की होगी और ये रुपीस में दी होगी। एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो सकता है। इदारा प्रोडक्शन यूनिट्स नीचे रख सकता है, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स के पूरे साल में आप कितने यूनिट बनाएंगे, पूरे साल के टोटल डायरेक्ट लेबर आवर नीचे रखे जा सकते हैं कि साल में कितने घंटे काम होगा। बेस कुछ भी हो सकती है। अगर इदारा मशीनों से काम करता है तो इसके नीचे बेस टोटल मशीन आवर हो सकते हैं। इसके नीचे टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी बेस हो जाती है कई दफा। इसके नीचे कई दफा बेस टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो सकती है, और कई दफा इसके नीचे बेस टोटल प्राइम कॉस्ट भी हो सकती है। यानी नीचे बेस कॉस्ट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन सवाल ने क्या फिक्रा बोला है। सवाल में फिक्रा लिखा होगा, कंपनी हैज अ पॉलिसी टू एब्जॉर्ब एफओएच कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। क्या लिखा होगा? कंपनी हैज अ पॉलिसी टू एब्जॉर्ब, या कंपनी हैज अ पॉलिसी टू एलोकेट ओवरहेड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, या इतना लिखा होगा, एफओएच आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। ये बेस आपको क्रिस्टल क्लियर सिंगल रेट में तो बताई होगी, डिपार्टमेंटल वाले में और वो जो दूसरा था क्या नाम है, उधर वो आप पे छोड़ेगा कि बच्चा अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करे। लेनी सवाल में से है, लेकिन वो सवाल में से लेने के लिए आपको अपनी सेंस यूज करनी पड़ेगी। याद रह जाएगा? क्या कहते हैं, याद रह जाएगा? अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए, बल्कि एक मिनट ठहरो। स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे रेट निकलेगा। रेट को यूज करते हुए आप एफओएच प्रोडक्ट में क्या करेंगे? रेट की मदद से, यहाँ पे एफओएच के साथ लफ्ज भी आएगा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। रेट की मदद से जो एफओएच डिस्ट्रीब्यूट हुए, ठीक है, और ये रेट जो है ये अंदाजे वाला होता है, तो इस एफओएच एब्जॉर्ब में थोड़ी बहुत एरर होती है। ये रेट एक्चुअल डेटे से नहीं निकला, कभी भी एक्चुअल डेटे से नहीं निकलेगा, इसीलिए ये जो इसमें एब्जॉर्ब आपने लिखे हैं इनमें थोड़ी सी एरर, और दुनिया के सारे अकाउंटेंट इस एरर को अलाउ करते हैं। वो कहते हैं ये एरर बाद में देखेंगे, इस एरर का फर्क, जितना एरर का फर्क है ना, जितना फर्क है वो फर्क एंड पे देख लेंगे कितना है। बात समझ आ रही है? ये जो एफओएच आप लिखेंगे क्या ये एक्चुअल एफओएच होंगे? नहीं, थोड़ा बहुत इनमें एरर होगा, क्योंकि ये जो रेट है इसमें अंदाजे का डाटा लिया गया, लेकिन ये जो एब्जॉर्ब है ये एक्चुअल नहीं है, इसीलिए इसमें थोड़ा बहुत एरर होगा। तो जब इसमें एरर होगा तो उस एरर को लेटर ऑन हम ईपी एंड पर रिमूव करेंगे। तो जब आप एफओएच एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी। कभी भी आपको प्रोडक्ट कॉस्ट चाहिए तो आप वेट नहीं करेंगे, बल्कि काम करने से पहले भी आपसे कहा जाए ना 10 पॉइंट कितना खर्चा होगा, तो एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप इस रेट को यूज करके बता देंगे कि प्रोडक्ट बनाने पे अंदाजन इतना खर्चा होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ये एक्चुअल लिखते होते हैं, और ये जो एफओएच लिखते होते हैं ये हमने रेट की बेस पे लिखते हैं, और इनमें थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। नहीं समझ आ रही बात? अब हम आ जाते हैं, अगर आपका रेट प्रोडक्शन यूनिट्स पर बेस कर रहा है तो हमारा फॉर्मूला ये होगा, बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय, नीचे बेस की जगह नाम क्या लिखेंगे, बजटेड प्रोडक्शन ठीक है। आंसर आपका इस तरह निकल आएगा, मिसाल के तौर पर ये 50,000 है और बजटेड प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स दी हुई है सवाल में, तो आंसर क्या आएगा, 5 रुपीज पर यूनिट। 5 रुपीज, इसको पढ़ते कैसे है, एक यूनिट बनाने पर कंपनी के 5 रुपए के एफओएच
एब्जॉर्ब होंगे, या हर यूनिट में एफओएच कितने इंक्लूड किए जाएंगे? 5 रुपए के एफओएच हर प्रोडक्ट बर्दाश्त करेगी। हर प्रोडक्ट की कॉस्ट में कितने एफओएच आएंगे पर यूनिट? 5 रुपए। ये 5 रुपए एफओएच है, और कितने यूनिट के बदले? 1 यूनिट अगर इदारा बनाए तो उसमें 5 रुपए के आप एफओएच शामिल करेंगे। अगर ये बेस टोटल डायरेक्ट लेबर आवर हो तो फिर फॉर्मूला बनता है बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। मिसाल के तौर पर आपके एफओच वही ये कॉमन होंगे एफओच, अगर इस बेस पे इस्तेमाल करूं, ऊपर वाले 50 इधर भी 50 ले लिए, लेकिन लेबर आवर चाहिए। मिसाल के तौर पर लेबर आवर 25,000 घंटे है, तो आंसर निकलेगा 2 रुपीज पर। कैसे पढ़ना है इसको जी? कोई बच्चा बताए इसको पढ़ना कैसे है? गलत। ये 2 रुपए एफओच है। एक लेबर का खर्चा 2 रुपए नहीं है। एक लेबर का खर्चा 2 रुपए नहीं है। लेबर कौन सी? एक वो बंदा होता है। गलत। 80 पाइन लेबर का खर्चा नहीं कट रहे हैं, एफओच कट रहे हैं। गलत है। 1 घंटे पर लेबर का खर्चा अगर आप 2 रुपए कह रहे हैं तो ये फिर मैं यही कहना होगा 2 रुपये में, और ये लेबर का खर्चा नहीं है। थोड़ा और बेहतर करो। प्रोडक्ट को बनाने पर 2 घंटे लगेंगे। ये रुपए हैं बेटा। इसको पढ़ते कैसे हैं? जब प्रोडक्ट बनेगी तो प्रोडक्ट बनाने में हर 1 घंटा प्रोडक्ट बनाने में हम प्रोडक्ट कॉस्ट में एफर्ट्स कितने इंक्लूड करेंगे? या आप ऐसे कहें हर 1 घंटे के बदले, जब प्रोडक्ट बन रही होगी, लेबर काम कर रही होगी, हर 1 घंटे के बदले आप कितने एफर्ट्स एब्जॉर्ब करेंगे? 2 रुपए के। प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर चाहिए। लेबर जब काम करेगी तो उसके हर काम करने के बदले, लेबर के हर 1 घंटा काम करने के बदले हम एफओच कितने शामिल करेंगे? अगर लेबर प्रोडक्ट बनाने में 4 घंटे ले रही है तो हम 4 घंटे के एफओच प्रोडक्ट में शामिल करेंगे। ठीक है? हर 1 घंटे के बदले 2 रुपए है तो 4 घंटे के बदले कितने होंगे? समझ आ रही है कैसे पढ़ना है? प्रोडक्ट पे लेबर जब काम करेगी तो हर 1 घंटा लेबर के काम करने के बदले 2 रुपए के एफओच है। ये नहीं कहना ये 2 रुपए लेबर की कॉस्ट है, और भाई ये लेबर की कॉस्ट नहीं है, लेबर के काम करने की वजह से आप अपने फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये 2 रुपए क्या चीज है? ये एफओच कॉस्ट है। किसके बदले? लेबर के काम करने के बदले। लेबर काम करेगी तो ये होंगे, अदरवाइज लेबर काम नहीं करेगी तो एफओच डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते। ठीक है? काम करना जरूरी है। तो ये इसको इस तरह पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपकी फैक्ट्री में मशीनों से काम होता है फिर फॉर्मूला ये होगा बजटेड टोटल। अभी आपने 2 दिन बाद तो भूल जाना है इसको। बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड। आप समझते हैं कि आपके दिमाग में ये याद रहेगा, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपने हफ्ते बाद भूल जाना कि किएगा। ये 2 रुपए एफओएच है हर घंटे लेबर आवर के बदले। जी, अगर ये 50,000 हो और ये 20,000 मशीन आवर हो, मिसाल के तौर पर फैक्ट्री में मशीनों के जरिए जो काम होता है कितने घंटे लगते हैं? या एस्टिमेट आप करें पूरे साल में 20,000 मशीन घंटे काम होगा तो 50,000 रुपए के एफओच होंगे 20,000 घंटे के बदले, तो 1 घंटे के बदले क्या एफओच होंगे? मेरा ख्याल है 2.5 रुपए। इसको कैसे पढ़ना है? प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब मशीन चलेगी, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब मशीन चलेगी तो मशीन के हर 1 घंटे के बदले हम अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में जो एफओच एब्जॉर्ब करेंगे वो 2.5 रुपए के एफओच एब्जॉर्ब होंगे हर 1 घंटा मशीन चलने के बदले। हर 1 घंटा मशीन चलने के बदले हम प्रोडक्ट कॉस्ट में एफओच कितने एब्जॉर्ब करेंगे? लेकिन प्रोडक्ट के लिए मशीन चलनी जरूरी है। जो चले ही ना मशीन तो प्रोडक्ट ही नहीं बन रही। प्रोडक्ट बनेगी तो एफओच एब्जॉर्ब होंगे। प्रोडक्ट नहीं बन रही ना साल के दौरान, साल के दौरान प्रोडक्ट नहीं बन रही तो एब्जॉर्ब की करने तुसी प्रोडक्ट कॉस्ट में एफओच एब्जॉर्ब होते। नहीं समझ आ रही?
अगर प्रोडक्ट बनेंगी तो एफओएच एब्जॉर्ब होंगे, नहीं तो नहीं। अगले ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों, इन तीनों का तरीका एक जैसा है, इन तीनों का तरीका एक जैसा है। हाँ जी, इन तीनों में क्या रखना है, ऊपर एफओएच की कॉस्ट रखनी है, बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट, इधर भी बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट। चलो पहले एक लिख लेते हैं, बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट, खिचड़ी पक जानी है। बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट नीचे रखनी है, बजटेड टोटल, जब नीचे भी कॉस्ट होना तो फिर इसको इंटू 100 कर देते हैं, हमारा ये असूल है। जब नीचे बेस पे भी क्या हो, पहले तीन में कॉस्ट नहीं थी, ये अगले सारे तीनों में कॉस्ट लिखी हुई है। एक में मटेरियल कॉस्ट है, ये दूसरे में लेबर कॉस्ट है, तीसरे में क्या है, प्राइम कॉस्ट, बजटेड प्राइम कॉस्ट। ठीक है, जब भी ये नीचे कॉस्ट होना, यानी ऊपर भी रुपयों है, नीचे बेस भी रुपयों वाली है, तो फिर आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर परसेंटेज में निकालना है। किसमें निकालना है, तो मिसाल के तौर पर ये 50,000 रुपए के एफओएच है और आपकी बजटेड टोटल मटेरियल कॉस्ट 1 लाख रुपए की है, इनटू 100 करके जो एफओएच का रेट आएगा वो आ जाएगा 50% ऑफ, बेस पे लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, 50% ऑफ बेस, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट है ना, 50% ऑन या ऑफ लिख देंगे। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, जितनी भी प्रोडक्ट बनाने पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इस्तेमाल होगी उसका 50% लेंगे तो हमारे एफओएच, जितनी भी प्रोडक्ट बनाने पे मटेरियल कॉस्ट लगी, उस लगी हुई मटेरियल कॉस्ट का 50% लेंगे तो आपके एफओएच। तो ये रेट देखे परसेंटेज में आ गया। मैंने कहा था ये जो रेट है ये पर यूनिट हो सकता है, पर आवर हो सकता है, पर मशीन आवर हो सकता है, या ये रेट किस में हो सकता है, टोटल में नहीं हो सकता। कोई 2 लाख रुपए पर एनम रेट नहीं हो सकता, रेट कभी भी पर एनम नहीं हो सकता, रेट हमेशा या पर यूनिट होगा, ये इसकी पहचान है। तो कई दफा सवालों में आता है तो मैं पूछता हूँ, जी बेटा बताएं जरा आप, ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो ये वाला है अगला, जी जी, इसका फॉर्मूला बनेगा बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर वो वर्कर होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी वजह इनटू, तो बजटेड एफओएच अगर 50,000 रुपए है और ये 2.5 लाख रुपए है, इनटू 100, तो ये मेरा ख्याल है जवाब आ जाना है। क्या जवाब आना है, ये जवाब आ जाना है 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, और आखिरी वाले में बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट प्लेट में निकाल के नहीं दी होगी, प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए आपको दो चीजें जमा करनी पड़ेंगी, बजटेड डायरेक्ट मटेरियल, बजटेड डायरेक्ट लेबर। जैसे यहाँ पे लेबर कॉस्ट 2.5 लाख लिखी थी, तो अगर मैं ऐसे ही डाटा ले लूं तो बजटेड एफओएच है 50,000, बजटेड डायरेक्ट मटेरियल था 1 लाख का, बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो मैंने लिखी थी अज्यूम 2.5 लाख की, तो 3.5 लाख नीचे बेस पे होगा। जी जनाब, क्या आंसर आता है, जो भी आता है, क्या आता है, 29% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, और ठीक है, चलो अभी जवानो, हाँ जी बताएं। अच्छा जी बताएं, सिंगल रेट सिस्टम का क्या फॉर्मूला है। हाँ, बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या क्या हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट लिखना है कि टोटल, बेस पे जब लिखना है नीचे डायरेक्ट मटेरियल तो पर यूनिट लिखना है कि टोटल, एक्चुअल लिखना है एस्टिमेटेड, हाँ एस्टिमेटेड लिखना है। तो बताओ जी, मशीन आवर की बेस पे क्या फॉर्मूला होता है, गलत, फिक्स कितने क्या है,
बजटेड टोटल एफओएच किया मैं एवं ही अपने वालों फिक्स वाले जो है फिक्स भी होते हैं वेरिएबल भी होते हैं दोनों। क्या है फॉर्मूला? उचित असी यार नाश्ता नहीं करके आया जी। खैर अब तेन गिलास का काम लग गया है हैं? कोई नहीं चुक लेना उन्हें बाद जी। मशीन बराबर नहीं उन्हें तेरे सामने लिख गया ये देखो लिखा हुआ बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल किथे गया मशीन आवर किथे गए ये रे है देखो और इन्हीं दफा तो मैं लिखा है ये आपके लिए तो लिखा था जी जनाब 200 पॉइंट याद हो जाएंगे हूँ चलो दसो मटेरियल कॉस्ट से किवें कटी था मटेरियल कॉस्ट पे कैसे निकालते हैं अगर रेट मटेरियल कॉस्ट पे बेस करा हो ऊपर हाँ तो बताओ फॉर्मूला बताओ ना यार पूरी गल दस तेन कहना कबूल है कबूल है कबूल है तो कहना कबूल है सोची पै जाने ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ कहना यार मुंडा लगता है ये इन्होंने मेरा मूड कोई नहीं है क्या कहता है तू कह रहा कबूल अच्छा सोच के दसना है मेरे अब्बू ने पूछ लो अल्लाह अकबर तो बस गया चलो आगे आगे मकसद पूछ रहा है तो आप मस्तियां कर रहे हैं यार बता ही नहीं रहे समझ आ गया समझ आ गया ना जी किसी को समझ ना आया होगा चलो वापस आ जाते हैं जी जनाब 200 पॉइंट तुसी दस दो ए मेरा शेर बब्बर हाँ जी बताएं जी इस चैप्टर का मकसद क्या है हाँ जी जरूरी नहीं है डिपार्टमेंट्स हो कि कहीं कोई भी चीज हो सकती है एफओएच को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्ट्स में डिपार्टमेंट्स में कस्टमर्स में या इस तरह ऑर्डर्स में कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास 3 रेट सिस्टम कौन कौन से हैं सिंगल रेट सिस्टम डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम और एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम है घर बैठ के रिवाइज करीदा है ठीक है अपने दिमाग में अब खुद ही सवाल पुट करना है और खुद ही अपने दिमाग से जवाब ढूंढना है हाँ जी सिंगल रेट सिस्टम में क्या होता है बताएं जी नहीं जी सिंगल रेट सिस्टम में क्या होता है आप कहेंगे सिंगल रेट सिस्टम में सर अभी तक हमने 2 काम पढ़े हैं स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे रेट निकलता है और ड्यूरिंग द पीरियड उसी रेट को यूज करके एफओएच को प्रोडक्ट्स में एब्जॉर्ब किया जाता है ठीक है फिर उसके बाद बात यानी अभी तक 2 काम पड़े हैं रेट निकाला जाता है और उस रेट को इस्तेमाल करके एफओएच रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट टोटल का मतलब है फिक्स प्लस वेरिएबल बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल अगर एक्टिविटी लेवल यूनिट है घंटे हैं तो नो प्रॉब्लम लेकिन अगर नीचे एक्टिविटी लेवल में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या कॉस्ट आ जाए तो इनटू क्या करना है 100 करना है ठीक है अच्छा उसके बाद एब्जॉर्ब का तरीका क्या होगा ये मैं बताया हूँ आपको वैसे चैप्टर 1 में एफओएच एब्जॉर्ब का तरीका क्या होगा एफओएच एब्जॉर्ब का तरीका क्या होगा लो जी अभी पूछ लेते हैं पता लग जाएगा चैप्टर 1 आता है कि नहीं आज टेस्ट भी है एफओएच एब्जॉर्ब का क्या तरीका होगा मिसाल के तौर पर हमारी ये 3 प्रोडक्ट हैं तीनों प्रोडक्ट का मटेरियल कॉस्ट है 25 20 और 15 लेबर कॉस्ट थी 2 रुपए पर आवर या 10 रुपए पर आवर इनटू लेबर आवर थे इसके 2 घंटे थे इसके 2 घंटे थे इसके 3 घंटे थे और इसके 2.5 घंटे थे एफओएच का जो रेट हमारे पास है वो है 5 रुपए पर लेबर आवर जी जनाब बताएं आप एफओएच का क्या रेट निकला हुआ है अब मुझे बताओ प्रोडक्ट ए में बी में और सी में कितने एफओएच को रिकॉर्ड करेंगे आप जी बोलना नहीं बाकियों ने
एब्जॉर्ब कितने आएंगे? लिखी हुई या बेस आगे इंग्लिश में? इसमें 4 आएंगे यहाँ। वो कैसे निकाले आपने? किसको किस पर डिवाइड किया? नहीं, इसका मतलब है आपको चैप्टर 1 आता ही नहीं। डिवाइड तो करना ही नहीं, मैंने तो डिवाइड करने को कहा ही नहीं आपको। किसने कहा आपको डिवाइड करें? चैप्टर 1 किधर गया? इसका मतलब है चैप्टर 1 नहीं आता, चैप्टर 1 नहीं आता। ये देखो मैंने लिखा हुआ था इस तरह, एफओएच का रेट अगर पर लेबर आवर हो, एफओएच का रेट अगर पर लेबर आवर हो या पर मशीन आवर हो तो जरा किससे देते हैं? या लेबर ब्रैकेट में ये करना था। हम्म, होता ही पूछ पाता ही, ये नहीं करा था हमने। ये पिछले चैप्टर में मैं बता रहा हूँ, अगर एफओएच का रेट पर लेबर आवर हो तो इसने मल्टीप्लाई होना है। इसने क्या होना है? बेटा वो डिवाइड आपने टोटल को पर आवर कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना है। ये तो पहले ही पर आवर है बेचारा, इसको पर को क्यों डिवाइड करना है? इसका मतलब क्या है कि 1 घंटा लेबर काम करे तो 5 रुपए के एफओच आएंगे। 4 तो कहीं कहीं से भी नहीं आते, पता नहीं 4 कैसे निकाल लिया आपने। और मेरे 4 रुपए तो कहीं से भी नहीं आते जवान। क्या रेट था? 5 रुपए पर लेबर आवर। इनटू करना पड़ेगा आपको, जैसे ऊपर वेजेस को किया। ये 5 रुपए का रेट पहले मैंने दिया होता था, अब ये रेट आपको खुद निकालना पड़ेगा। बस ये चैप्टर में ये रेट निकालना पड़ेगा खुद। निकाल के दिया हो तो कोई और चैप्टर होगा, इस चैप्टर में ये रेट निकाल के भी दिया, निकालना भी खुद है और इसको इस्तेमाल भी एब्जॉर्ब के लिए खुद करना है। ठीक है, तो 5 रुपए पर क्या था? इनटू लेबर आवर पर यूनिट। ये कहां से सीखा हमने ये वाली बात? ये इस चैप्टर ने नहीं सिखाई, ये मैं पिछले चैप्टर में लिखा आया हूँ। अगर ये रेट पर मशीन आवर होता, अगर ये रेट पर केजी होता है, नहीं होता, नहीं केजी पर केजी नहीं होता, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये होता पर केजी तो इनटू केजी। अगर ये रेट पर यूनिट होता, अगर ये रेट पर यूनिट होता तो किसी चीज ने जरूरत नहीं देनी सी, क्योंकि ये पर हम यहाँ पे टोटल थोड़ी निकाल रहे हैं। झूलेलाल झूलेलाल, आसी ने सर ताड़े नाल। पता नहीं आपको मेरी बात समझ नहीं आती है? क्या कहते हैं, मुश्किल मुश्किल सी बता रहा हूँ। परेशान है कुड़ी है। चलो चंगी गाल है। ये मुझे बता दो क्या आएगा यार, मेरी जान छड़ा रहे हो। है मेरा ख्याल है 10 रुपए आएगा। है कितना आना है? अगर किसी बच्चे को ये निकालना नहीं ना आ रहा, ये एफओएच का चैप्टर नहीं है, पूरी कॉस्ट है। हाँ, एफओएच का चैप्टर ये है कि ये जो रेट है, ये रेट कैसे निकलता है वो हमने निकालना है। बाकी ये जो जरब दे के कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं एफओएच की, ये हम चैप्टर 1 में पढ़ आए हैं। अगर आपने चैप्टर 1 के नहीं सही किए तो फिर तो आज आज जब टेस्ट होगा तो फिर बोंगियां चटनी होते हैं। जवान तुमने आज टेस्ट नहीं देना तो तैयारी करके नहीं आया है? और झूलेलाल, ये देख लो अब तुम दूसरी दफा पढ़ रहे हो। तुम पहले पढ़ चुके हो क्लास में, अब रिवाइज कर रहे हो। 25 और 20 45 10 55 एंड सो ऑन, जो भी आएगा। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट। बस अब टाइम और नहीं लगाना है मैंने। तो बच्चे कहते हैं सर इसको कंक्लूड करें, कंक्लूजन क्या है? सिंगल रेट सिस्टम में कंक्लूजन क्या है? कंक्लूड कर लें। सिंगल रेट सिस्टम में कंक्लूजन क्या है? सिंगल रेट सिस्टम का कंक्लूजन क्या है? सिंगल रेट सिस्टम में जो स्टेप नंबर 1 है, आप एफओएच का अप्लाइड रेट या एब्जॉर्प्शन रेट में निकालेंगे। अप्लाइड रेट या एब्जॉर्प्शन रेट कब निकालेंगे? एट स्टार्ट ऑफ पीरियड या अकाउंटिंग पीरियड जो भी है। आप एफओएच का अप्लाइड रेट स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला रट ले, नोट्स में लिखा हुआ है। बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय
बजटेड टोटल एक्टिविटी लेवल इनटू 100 कभी होगा कभी नहीं होगा। तो ये इनटू 100 हम लिखते नहीं होते, इनटू 100 जब बस हम सोल्यूशन करते हैं तब लिखते होते हैं। तो ये रेट जो है इसकी बेसिस मैंने बता दी हुई है। स्टेप नंबर 2, एफओएच एब्जॉर्ब्ड इन प्रोडक्ट कॉस्ट। जब साल के दरमियान या ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्ट बनेगी तो प्रोडक्ट कॉस्ट में एफओएच क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो एफओएच एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास मटेरियल, लेबर तो क्वेश्चन में दिया होगा, मसला किसका होगा, तीसरा एफओएच का। तो जब आपने एफओएच एब्जॉर्ब करने हैं तो एफओएच एब्जॉर्ब करने का तरीका क्या होगा जी, एफओएच एब्जॉर्ब करने का तरीका क्या होगा। अगर एफओएच का रेट पर यूनिट है, रेट क्या निकला हुआ है ऊपर, तो इसको इधर सिर्फ कॉपी कर लेंगे, इधर पर यूनिट है। अगर रेट पर आवर निकला हुआ है, अगर एफओएच का रेट पर आवर है तो फिर आप कैसे निकालेंगे, हाँ जी, अगर एफओएच का रेट पर आवर है तो फिर आप ये एफओएच एब्जॉर्ब कैसे निकालेंगे, एफओएच का रेट पर लेबर आवर अभी बताया मैंने, बल्कि इनटू लेबर आवर। अगर एफओएच का रेट पर मशीन आवर है तो क्या करेंगे भाई जवानों, एफओएच का रेट पर मशीन आवर इनटू हर प्रोडक्ट के मशीन आवर पर यूनिट से मल्टीप्लाई। अगर एफओएच का रेट परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, हाँ जी, परसेंटेज ऑफ 10%, 20%, 50%। अब आप क्या करेंगे, अब भी आप वही करेंगे, जो भी ये एफओएच का परसेंटेज में रेट है इनटू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ये जो ऊपर दी हुई है, दी नहीं ऊपर, इसका 20 या 50% कर लेंगे। अगर आपका रेट दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर क्या करेंगे, तो वो जो एफओएच का रेट परसेंटेज में है हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये जो ऊपर निकली हुई है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और ठीक है, यानी जो यहाँ लेबर कॉस्ट नहीं लिखी हुई ऊपर, उसका 20% कर लेंगे। हम 200 आगे की करना है, आखिरी अगर हमारा रेट परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट हो तो फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपका एफओएच का रेट परसेंटेज में अवेलेबल है या आपने निकाला हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली प्राइम कॉस्ट पर यूनिट से। यानी ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जमा करके इसके ऊपर 25% या 20% लगाएंगे। और ठीक है, नहीं ठीक, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये बोंगा है कि सर एक एक चीज लिख रहे हैं, सेंस डेवलप करते हैं, ये रट्टा नहीं लगाना, ये कुछ और आ गया तो घूम घूम जाना आपने। देखो हर जगह रेट अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, हर जगह मैं मल्टीप्लाई करी जा रहा हूँ ना, सिर्फ एक जगह मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां रेट पहले ही पर यूनिट पे है, लेकिन बाकी सारी जगह पे मैंने रेट पर यूनिट निकालने के लिए क्या किया है, रेट इंटू घंटे, रेट इंटू घंटे या रेट इंटू जो भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था क्या ये एफओ जो आएंगे ये एक्चुअल होंगे, नहीं ये एब्जॉर्ब है, तो पीरियड एंड पर इनका और एक्चुअल एफओएच का फर्क निकालेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में जब साल एंड होगा ना तो एफओएच का फर्क निकालेंगे, उस फर्क को वेरिएंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ जी, ये जो एफओएच आपने लिखे हैं ना ऊपर, ये एक्चुअल खर्चे नहीं है, या आपने रेट की मदद से लिख दिए ताकि आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाए। एक्चुअल खर्चे से थोड़े कम या ऐसे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, कम या ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे जो एफओएच लिखे हैं एक्चुअल ज्यादा थे लेकिन आपने कम लिखे हैं तो उसको कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब। क्या कहते हैं उसको, यानी जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो डिस्ट्रीब्यूशन कम कर दिया है तो वो अंडर एब्जॉर्ब है। डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अगर ज्यादा लिख दिया तो इसको क्या बोलते हैं, ओवर एब्जॉर्ब। ठीक है, तो आपने अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालने के लिए क्या करना होता है, जब साल एंड होता है तो एफओएच एब्जॉर्ब और माइनस उसमें से क्या कर देने, एफओएच, या अगर मेरे नोट्स में ये लिखा हो वो भी ठीक है, एफओएच एक्चुअल कॉस्ट माइनस एफओएच की
अब बच्चे पूछते हैं एब्जॉर्ब में क्या फर्क है, एक्चुअल में क्या फर्क है। ठीक है, तो एक्चुअल वो खर्चे हैं जो प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं हुए लेकिन आपने कैश में अदा किए हैं पूरी फैक्ट्री के। ठीक है, ये वो खर्चे हैं जो कैश में पे किए, जिनकी एंट्री हुई होगी एफर्ट्स टू कैश। लेकिन एब्जॉर्ब वो खर्चे हैं जो कैश में पे नहीं किए लेकिन आपने अंदाजे से रेट की बुनियाद पे प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल जो एलोकेट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग द ईयर एफर्ट्स एब्जॉर्ब थे एक्चुअल। तो ये एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब लिख दें या एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल। तो जो जवाब आएगा उसको या तो कहेंगे अंडर एब्जॉर्ब यानी अंडर अप्लाइड, या क्या कहेंगे उसको ओवर एब्जॉर्ब या ओवर अप्लाइड। ये वेरिएंस मांगे तो निकालना होता है, नहीं तो निकालना नहीं होता। असल सवाल हमारा रेट, तीन काम है, रेट को यूज करना और यूज रेट में खामी निकालकर उसका वेरिएंस निकालना। आपने जो रेट यूज किया ना वो खामी वाली एफओच है, जाने दे खामी पहले, बाद में ये वेरिएंस निकल आएगा। हाँ जी, अंडर एब्जॉर्ब कब आएगा, एब्जॉर्ब कम है एक्चुअल ज्यादा है। अगर एब्जॉर्ब कम है यानी एब्जॉर्ब कम होने का मतलब ऊपर कम लिखे हैं, तो अंडर एब्जॉर्ब ज्यादा लिखती है तो यानी ये जो लिखे हुए हैं ये कम ज्यादा हो सकते हैं, ये कम होंगे तो और लिखने पड़ेंगे। ये कम है तो अंडर एब्जॉर्ब, ज्यादा है तो अंडर एब्जॉर्ब को अंडर अप्लाइड भी कहते हैं। ओवर एब्जॉर्ब को, एब्जॉर्ब का मतलब एलोकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड है कि जो भी आपने एफओएच डिस्ट्रीब्यूट करके लिखे हैं या वो कम लिख दिए या ज्यादा। एक्चुअल खर्चे कम ज्यादा नहीं हो सकते, एक्चुअल सही होते हैं, लेकिन एक्चुअल पता हमें लेट चलते हैं, एक्चुअल थोड़ा लेट पता चलते हैं, टाइमली पता भी नहीं होता एक्चुअल, नहीं तो हम एक्चुअली लिख लें। क्या बात समझ आ रही है, अंडर एब्जॉर्ब या नहीं समझ आ रही। कितने काम है, तीन, तीनों में से ज्यादा ये दो आएंगे आपको, सिंगल रेट तो आया तो यही आएंगे दो। अच्छा, एक सवाल आखिरी, फिर आप नोट्स में से प्रैक्टिस कर लें। तीनों में फर्क बता दे कोई बच्चा, तीनों में फर्क बता दे, तीनों में फर्क बता दे, बता सकते हैं आप, तीनों में फर्क बता दो क्या है, वो बच्चा बता सके। हाँ जी, बता सकते हैं कि नहीं, कोई अंदाजा लगाएं। जो प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड किए हैं, हाँ जी, रेट निकालने के लिए बजटेड एफर्ट्स कहीं इंक्लूड नहीं किए, ये सिर्फ रेट निकालने के लिए पेपर फिगर एस्टिमेट हुई है। ठीक है, स्टार्ट पे हमारे पास आते हैं। हाँ जी, एक्चुअल एफओएच एंड ऑफ द पीरियड आता है, और ये एक्चुअल वो खर्चे हैं जो कैश में पे किए हैं। बजटेड एफओएच कैश में पे नहीं किए, एब्जॉर्ब्ड एफओएच कैश में पे नहीं किए, लेकिन ये प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हुए डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के साथ एलोकेट किए गए हैं। बच्चे इनमें मसला नहीं आता, एक्चुअल और एब्जॉर्ब का फंडा नहीं पड़ता, बच्चों को बजटेड एफओएच और एब्जॉर्ब का मसला पड़ता है। बजटेड एफओएच प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते, ये सिर्फ किस मकसद के लिए होते हैं, और रेट की बेस पे जो प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड किए गए हैं वो एब्जॉर्ब है। तो एब्जॉर्ब मींस इंक्लूडेड एफओएच इन प्रोडक्ट कॉस्ट। बजटेड एफओएच प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते, उससे सिर्फ हम क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं। समझ आ रही है, एक फर्क वो टाइम का भी है, एक फर्क किसका है, बजटेड एफओएच स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे किए जाते हैं, एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द पीरियड आते हैं, और एक्चुअल एफओएच पीरियड और एब्जॉर्ब जब प्रोडक्ट बनेगी तो होंगे, अगर प्रोडक्ट ना बनी तो एब्जॉर्ब सिफर होने हैं, अगर प्रोडक्ट ना बनी तो एब्जॉर्ब सिफर होंगे। एक्चुअल हो सकते हैं कोई ना कोई खर्चे, क्योंकि प्रोडक्ट ना भी बने तो फिक्स बिल तो आने ही आने, तो लेकिन एब्जॉर्ब वही तभी होंगे जब प्रोडक्ट बनेगी। अगर आपने प्रोडक्ट का एक भी यूनिट नहीं ना बनाया तो अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगी तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के साथ एफओएच आने, प्रोडक्ट नहीं बन रही तो एफओएच एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। प्रोडक्ट बनाने के साथ उनका ताल्लुक है, बनेगी तो एब्जॉर्ब होंगे, नहीं बनेगी तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। अब आपके नोट्स में कुछ एग्जांपल है, ये करें। नहीं, एफओएच वेरिएंस टोटल में निकालना होता है, प्रोडक्ट वाइज निकाल लो, टोटल में डिपार्टमेंट वाइज निकाल लो, यहाँ तो वैसे टोटल फैक्ट्री का ही निकलेगा, पूरी फैक्ट्री का रेट है ना इकट्ठा, तो ये पूरी फैक्ट्री का वेरिएंस इकट्ठा ही निकलेगा, पर यूनिट पे नहीं, टोटल। ये टोटल एफओएच एब्जॉर्ब है
और ये टोटल एफओएच एक्चुअल है, पर यूनिट नहीं है ये टोटल। जी जनाब, एग्जांपल्स करें जी, नोट्स में से आपने करनी है, एग्जांपल्स ना है नोट्स, एग्जांपल्स करें। एग्जांपल नंबर मैं बता देता हूं, आज आपने नोट्स पढ़ लेने हैं। पेज नंबर मेरे पास जो नोट्स हैं उसमें पेज नंबर 37 से लेकर पेज नंबर 37 से लेकर 42 तक ये सारे पेजेस आप पढ़ लें बस, ठीक है। इनमें से रट्टा रुट्टा कुछ नहीं लगाना। एग्जाम्पल आप करें 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5, ये पांचों एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लें, अभी बैठ के सॉल्व करें, शाबाश। 4.1 से लेकर 4.5 तक मैंने नहीं करानी, आपने खुद करनी है और आंसर नहीं देखना। 4.1 से लेकर 4.5 तक फोर पॉइंट वन से लेकर 4.5 तक 4.1 से 4.5 तक जी जनाब, जिनके पास नोट्स नहीं है वो एग्जांपल यहाँ से कर लें, चाहे कैलकुलेटर पे कर लें। बस ये एग्जांपल फिर आपने अब करनी है घर से, 4.1 से 4.5। अभी टेस्ट है तो बस ठीक है, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ बस। कल मैंने फॉर्मूले सुनने हैं, याद होने चाहिए भाईजान। ये भाईजान जो है इन्हें क्या फॉर्मूले याद करके आने हैं भाई, तेरी मेहरबानी, तो सीधे नहीं दसने। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज।